कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है कैसे बनेगी बात। जी हाँ, लगातार सरकार से और किसान के बीच में चर्चाओं का दौर जारी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। नवे दौर की आज मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा सिफर का सिफर रहा। तो अब सवाल ये उठने लगे कि आखिर मीटिंग कब तक चलती रहेगी और नतीजा कब निकलेगा। सरकार ने साफ कह दिया कि ये जो कानून है वो देश के लिए, देश के किसानों के लिए कानून है, किसी एक राज्य के लिए कानून नहीं है, इसलिए इसको वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों का मानना था कि किसान कानून को, ये जो 3 कानून है, काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा और बिना वापस लिए इससे कम पर काम नहीं चलेगा। और उधर दोनों लोग अपनी अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आए। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं और 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़ी रैली, ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाए, जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली जाएगी। 11 तारीख को किसान संगठन फिर से आपस में बैठेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तो वहीं सरकार के आमंत्रण पर 15 तारीख को एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू होगा। दोनों के बीच में बैठक होगी। हालांकि मुद्दा क्या होगा ये तय नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने मुद्दे पर अड़े हैं। किसान कह रहे हैं कि ये किसान का ये जो कानून है, इनसे कम की वापसी पर बात नहीं होगी। सरकार कह रही है किसान, ये जो कानून है वो देश के किसानों के लिए कानून है और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। ये किसी राज्य के लिए कानून नहीं है और देश भर के किसानों से उनको समर्थन मिल रहा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोर्ट कोई हल निकालेगा, क्योंकि कोर्ट की ओर भी निगाहें लगी हुई है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब जिसको कोर्ट जाना हो जाए, लेकिन किसान कोर्ट नहीं जाएंगे। तो कौन जाएगा कोर्ट? सरकार कोर्ट नहीं जाएगी, किसान कोर्ट नहीं जाएंगे, तो क्या जैसा अमूमन होता है कोई थर्ड पार्टी कोर्ट में जाएगी और उसके बाद ये मामला संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट लेगा, या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज भी बात नहीं बनी। अब कैसे बनेगी बात, इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से वेद प्रकाश शास्त्री जुड़ चुके हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं राष्ट्रीय किसान मंच के। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ बहुत खास मेहमान एक और जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, मुलायम सिंह जी के बड़े खास रहे हैं, जगजीवन प्रसाद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जगजीवन प्रसाद जी आपका भी। और सीधा रुख करेंगे वेद प्रकाश शास्त्री जी का। शास्त्री जी, कैसे बनेगी बात? देखिए, बात तो तभी बनेगी जब किसान, सरकार सकारात्मक बात करेगी और हमारे मुद्दों पर हमसे बात करेगी। जी, सरकार हमको लगातार उलझाए रखना चाहती है। सरकार आंदोलन को थकाने की रणनीति पर काम कर रही है। जब भी वार्ता होती है तो वार्ता के पहले ये कहते हैं कि अगली बैठक में हम मुद्दों पर बात करेंगे, और जैसे ही मुद्दों पे बात करने की स्थिति आती है तो फिर वही बात आ जाती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। ठीक है, आप कानून वापस नहीं लेंगे तो क्या सरकार ने किसानों की माली हालत को देखते हैं, बदहाली को देखते हुए कोई ऐसा मसौदा तैयार किया है जो हम लोगों के सामने आए और हम उस पर विचार करें, और विचार करने के बाद यह निर्णय लें कि भाई ये नहीं, इसमें यह सुधार हो जाता अगर है तो ठीक है, हम इस पर काम करने को तैयार हैं, इसकी बात मानने को तैयार हैं। लेकिन सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई रणनीति, कोई योजना, कोई रूपरेखा, किसी भी दशा की आज तक सरकार नहीं ला पाई। अब 15 तारीख को बात की कह रहे हैं, लेकिन आज एक कृषि मंत्री बात बहुत बढ़िया कही कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। भाई हम क्यों सुप्रीम कोर्ट चले जाएं? हमने आपको चुन करके बैठाला, हमने आपको मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया। आज हमारी समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी निर्णय आएगा, जो फैसला आएगा, 11 तारीख को वहां सुनवाई है,
हम उसके ऊपर अपनी रणनीति तय करेंगे, विचार करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। ठीक है, 11 तारीख को फिर से रणनीति बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा या सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे उस पर सारे संगठन बैठेंगे। जगजीवन प्रसाद जी के पास चलते हैं। जगजीवन जी, क्या कहेंगे आप, ये जो डेडलॉक है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, आपको इस समस्या का समाधान कुछ सुझाव दे रहा है क्या? समाधान सरकार और किसानों से बीच में जो बातचीत करनी है, तो बातचीत के जरिए ही खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर सकती है, न किसान स्वयं खत्म करेंगे, लेकिन किसानों को ये हित को देखते हुए इन्हें एक नई नीति लागू करनी पड़ेगी। किसानों के हित को देखने करना पड़ेगा, बगैर उनके हित को देखते हुए कोई कार्रवाई नहीं जी। हम इसी पर हैं कि किसानों के हित में ही कार्य हो। किसानों के हित को अलग रख के ये सरकार चल रही है, वो ठीक नहीं चल रही है। और मौका मिलेगा तो किसानों के हित में ही हम लोग लड़ेंगे और किसानों आनेंगे। तक सवाल है किसानों की, तो उसके लिए तो पहले भी लड़ाई लड़ी गई थी और नोट चलाए थे, अलग राज्य की मांग किए थे। तो चौधरी चरण सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने सीधे कहा था कि उनकी बात जायज है, उसको मानना चाहिए, लेकिन नहीं माना इन्होंने। इंदिरा गांधी ने नहीं माना और उसी नतीजा था कि जो इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ था, उसी नतीजा था। तो हम लोग इसको, उनकी बातों को मानते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने के किसान हो, बिहार के हों, गुजरात के हों, आसाम के हों, जी। सब किसान एक है और किसानों के लिए जो भी कानून है सब एक समान होना चाहिए। जी। इसमें ये जो कानून इन्होंने लगा दिया है जी। कि हम लोगों से 3 करोड़ रुपए हमारी जनता के लिए आते हैं साल भर के लिए, वो भी हमारा ले लिया गया। नहीं जगजीवन जी, आपकी नहीं जगजीवन जी, आपकी क्या आगे की रणनीति है, जरा ये बता दीजिए जी। आप लोग कैसे क्या करेंगे? यही बता, उस पैसे को ना हम खर्चा करते, न खर्चा करते। जनता के लिए आया था तो हम जनता के लिए करते, लेकिन उसको निकाल लिया। 30% नहीं जगजीवन जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, जगजीवन जी मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये जो वर्तमान में कांग्रेस आंदोलन चल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का अब क्या स्टैंड है, क्या करेगी समाजवादी पार्टी? उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी बोल चुके हैं और वो साथ दे रहे हैं। हम लोग बराबर उस पर उनकी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और उसमें शामिल हैं। कोई अलग से जी पार्टी के अलग से लड़ने की जरूरत नहीं है जी। सब लोग शामिल है साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं यूपी के कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। और विजय खेरा साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विजय खेरा साहब, मैं सीधे आप ही का रुख करना चाहूंगा। किसान की बात हो गई, समाजवादी पार्टी की बात हमने सुन ली, अब ये बता दीजिए कि सरकार का रुख क्या है, कैसे हल निकालेगी इस समस्या का? विजय खेरा साहब, आपको आवाज नहीं मिल रही है मुझे लगता है अभी तक। मनोज यादव जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मनोज जी बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस समय? क्या कर रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी देश के किसानों के साथ आजादी से पहले से लेकर आज तक किसानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पूछ लीजिए कि वो पूंजीपतियों के साथ मिलकर भारत के किसानों को किस दर्जे तक गिराना चाह रहे हैं। उन भारत के किसानों को गिरवी रखना चाह रहे हैं। भारत के किसानों की जड़ जमीन और उनकी जो सम्मान है उसको पूंजीपतियों के हाथ में बेच कर देकर
और इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज जी आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से आपका जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है विजय खेरा साहब, आप अपना स्टैंड रख सकते हैं। अब क्या करेगी सरकार, कैसे निकलेगा हल, कैसे बनेगी बात? दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। खुली हुई है सरकार, दिल से, मन से, हृदय से, और किसानों की सारी बात सुन रही है। जहां जहां उनको कठिनाई है सरकार उसको दूर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये सोचे ये लोग जो यहाँ पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी कि बिल वापिस हो जाएगा, तो ये पहले अपने मन को साफ करके साफ हाथों के साथ आके बात करें, हाथ रंग के ना आए। उन किसानों के बारे में भी सोचो जो हिंदुस्तान की और 90% जगहों में रहते हैं। उन गरीब किसानों के बारे में भी सोचो जो 70 साल से फटेहाल जिंदगी जी रहे हैं। आप सिर्फ अपना ही स्वार्थ न देखें। ये किसान जो आए अभी खुद ही टीवी पे बोल रहे थे कि साहब हम 15-15 लाख का ट्रॉला लाके पीछे खड़े हैं, ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, 10-10 लाख का 20 से नुकसान हो रहा। इससे आप समझ लीजिएगा ये किस तरह के किसान हैं। ये रईस किसान है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इनका भी कर्तव्य है कि उन गरीब किसानों की तरफ एक नजर डाल के देखें कि इन विचारों को भी सुनहरा भविष्य देखने दीजिएगा। आपकी जो कठिनाइयां हैं दूर करने के लिए सरकार आज भी तैयार है, कल भी थी। आपकी बार कह रहे कि आपने 4 बातें, आपकी समस्याएं हैं। मंडी, अब जैसे आपका तसल्ली होती है हम तैयार हैं, रहेगी। एमएसपी आप कह रहे जैसे आपकी तसल्ली होती है हम तैयार हैं, पहले दिन कृषि मंत्री ने कह दिया। तीसरी बात कह रहे आपकी जमीन नहीं जाए, आप जैसा कानून चाहें जमीन बचाने के लिए करवा लीजिए हमसे। चौथी बात आप ये कह रहे थे न्यायालय में हमको एसडीएम के अलावा आप जिस न्यायालय को कहो उसको हम तैयार है। अब 5वीं बात आ कहां से? कभी कहते हैं नक्सलाइट को छोड़ दो, कभी कहते हैं कि बिजली के रेट आधे कर दीजिए, चौथाई कर दीजिएगा। आखिर बिजली तो बननी है ना इसी देश में। हम जितनी सुविधाएं दे सकते हैं गरीबों की झोपड़ियों की बिजली काट दें क्या? आपको चाहिए, ठीक है, आपकी मदद करने को तैयार है, सब्सिडाइज करने को तैयार है। फिर इसके बाद आप हर बार नई डिमांड लेके आते, बिल वापस लीजिए, किसान से पूछ के बिल बनाइए। तो कल व्यापारियों से पूछ के बनाएंगे, परसों नर्सिस से पूछ के उनका बिल बनाएंगे, पत्रकारों का फिर सारे पत्रकारों को हिंदुस्तान भर से पूछेंगे, फिर सारे ऐसे तो हर कम्युनिटी से पूछ के बिल बनेंगे क्या? बिल हमने बनाया है। हमने पहले भी कहा 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो गांव को ही रिप्रेजेंट करते हैं। वो चुन के आते हैं 20-20 लोगों से, उन्हें सब समस्याएं पता होती हैं कि गरीब कैसे होगा। ठीक है खेरा साहब, आपका ठीक है खेरा साहब, आपका जवाब दिलवा देते हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपने सुना खेरा साहब को क्या कर रहे हैं जी? खेरा साहब, जो आप कह रहे हैं कि हमारे 350 सांसद हैं और वो किसान क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण अंचल से आते हैं, आप अपने सांसद को किसी को अभी फोन लगा दीजिए और यहीं से पूछ लीजिए कि जो कृषि बिल बनाया गया है इसमें किसानों का क्या लाभ है और क्या हानि है। दूसरी चीज, जो आप किसानों के हित में बिल बनाते हैं, जो आपने कानून बनाए हैं, उनका तो इम्प्लीमेंटेशन आज तक आप करा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में गन्ना का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं, धान खरीद में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने जो बिल बनाया था तो फिर 1200 रुपए में धान की बिक्री कैसे हो रही? नहीं, लेकिन वेद प्रकाश जी आप उनका जवाब दें, उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं जो नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री ने उठाए हैं, मैं उनसे आपसे जवाब दे लेता हूं। सवाल नंबर 1 ये है, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने साफ कह दिया है कि ये जो कानून है वो देश के लिए कानून है, किसी राज्य के लिए कानून नहीं है, और ये देश के किसानों के लिए कानून है। जो वहां पर आंदोलनरत हैं वो देश के किसान हैं और पूरे देश के किसानों का, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है और सभी लोग उन आंदोलनकारियों के साथ में हैं। कृषि मंत्री जी को सोचना भी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर वो चंद स्टेट या चंद राज्य के लोगों का आंदोलन मान रहे हैं तो ये गलत बात है। सवाल नंबर 2 आ रहा हूं, आपके पास भी आऊंगा। सवाल नंबर 2 ये है, वो कह रहे हैं कि देश के इन कानूनों का, देश के जो किसान है वो इन कानूनों का खूब समर्थन कर रहे हैं। कोई समर्थन नहीं कर रहा है। जो लोग एफपीओ बना करके सरकार से अनुदान लेकर के अपना सांगठनिक ढांचा खड़ा किए हैं, उनकी अपनी मजबूरी है सरकार के हाँ मिलाने की। उनको यह पता नहीं है कि हम किस बात पर सहमति दे रहे हैं। एक पत्र दिखा दें कृषि मंत्री जी की किसने लिख करके दिया कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, जो गैर राजनीतिक संगठन हो, जो किसी से संबद्ध न हो, जो एफपीओ न हो जी। ये तो गलत बात है, गुमराह करने वाली स्थिति। तीसरा मामला यह है, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह अपील किया है कि आप लोगों को
देश हित में ये आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। भाई देश हित में आंदोलन हम वापस लेने के लिए तैयार बैठे, हमें शौक नहीं, मेरे पास बहुत काम है। हम अपनी खेती पाती, अपने जानवर, अपना परिवार देखें या हम आंदोलन करने जाएं। लेकिन आज तक इतने दिन से हम बैठे हैं वहां ठंड में, 20 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार ने हमसे एमएसपी की ही गारंटी देते कि ठीक है साहब, आपका एमएसपी पे ही खरीद होगी और इसका हम कानून बनाएंगे और इसके लिए हम अध्यादेश ला रहे हैं। ऐसा भी तो सरकार नहीं कर रही। सरकार हमारे बारे में सोचे तो। ये तो बेसिकली कानून उन्होंने ट्रेडर्स के लिए बना दिया और किसान को उसमें बंधक कर दिया। अब जब किसान बाहर आ गया है और आंदोलनरत है तो उसको उल्टी सीधी गणित समझाई जा रही है। ठीक है, विजय खेरा साहब आपके पास आ रहा हूं और सवाल आपसे यह है, मैंने किसान से सवाल पूछ लिए, किसान प्रतिनिधि से सवाल पूछ लिए, आप लोग बार बार मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद उसका कोई हल नहीं निकलता है, आखिर ये हल कब निकलेगा? बहुत छोटा सा सवाल जवाब चाहिए सर। जी विजय खेरा साहब। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि बिल वापस नहीं होगा। बिल पार्लियामेंट से बना है, कानूनी तौर पर बना है और खूब समझ के बना है। अब अगर इस तरह के लोग आए तो आज खेरा साहब मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, जब आपकी मंशा एकदम साफ है कि कानून वापस नहीं होगा और किसान कह रहा कि बिना कानून के वापसी के आंदोलन वापस नहीं होगा, तो आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं? साफ मना कर दीजिए कि हमारी शर्तों पर बात करना हो तो आइए। भाई आपने कहा ना कि हमारी शर्त है कि बिना कानून हम कानून वापस नहीं करेंगे और किसान अड़ा हुआ है कि बिना वापस किए हम बात नहीं करें, हम आगे आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे। जो खेल को बिगाड़ रहे हैं हम उसका अरे सर, बिचौलिए हो, किसान हो, अफगानिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी पहली मांग ये है कि ये कानून वापस हो। आप कह रहे वापस नहीं होगा, तो फिर ये चर्चा और वार्ता करके समय खराब क्यों किया जा रहा है? डायलॉग ही एक रास्ता होता है किसी समस्या को सुलझाने का। सवाल ये है कि अगर से फायदा क्या भाई? लेकिन इस ऐसे डायलॉग से फायदा क्या भाई खेरा साहब कि 9 दौर की बात हो गई, घंटों घंटों बात हो रही है और उस पर कोई हल नहीं निकल रहा है। और डॉक्टरों की स्ट्राइक थी, 14 दिन तक बात चली थी, कोई हल नहीं निकलता था। 14वें दिन उसका हल निकला था, पूरे अस्पताल बंद थे देश भर के, फिर निकल गया था। सवाल यह है तब कुछ बात हमारी समझ में आ गई थी राष्ट्र हित में डॉक्टरों की, और कुछ सरकार ने दे दिया था। तो इसी तरीके से एक रास्ता है, जहां जहां आपकी रुकावटें हैं किसानों को, जहां जहां तकलीफें हैं, जहां जहां दिक्कतें आ रही हैं, हम सबको दूर करने को तैयार हैं। बिल में 5 बातें आपने कही, 10 बनी और 10 बोलिए, अगर समझ में आती है हमारे और जो किसान के हित में जाती है। लेकिन मैं ये 5-10% किसानों के ऊपर के लिए मैं 92% गरीब किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूली पे नहीं चढ़ाएगी, सूली पे नहीं चढ़ाएगी। 70 साल से जिनका खून चूसा गया है, जिन्हें नंगे पांव रखा गया है, वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं, घर नहीं, उन किसानों की चिंता हमें है। इसलिए बिल वापस नहीं हो सकेगा। आप खाली समस्याएं रखिए। ठीक है, कानून वापस नहीं होगा। ठीक है, मनोज यादव जी, आप अभी दम भर रहे थे, आपने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। विजय खेरा साहब कह रहे हैं 70 सालों से किसान फटेहाल है, बेहाल है, उसको कुछ मिला ही नहीं। हमने किसानों को सम्मान के लिए, आपको याद होगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने और पिछली जो हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, इस देश में किसान कोई बिचौलिया खरीदने जाएगा या गाड़ी ग्रहण होगा, हमने 6 गुना दाम तय किया कि 6 गुना दाम देना पड़ेगा। हमने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग, हमने किसानों और पूरे देश के किसानों को जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके और जो बटाईदार थे उन लोगों को जमीनें उपलब्ध कराई। ये जो कर रहे हैं, ये जो हमने जमीनें उपलब्ध कराई थी, उस जमीनों को फिर से ये पूंजीपतियों के हाथ में देकर और किसानों को अपने ही खेत में बटाईदार, अपने ही खेत में रेहन रखना चाहते हैं। खेड़ा साहब बहुत अच्छी बातें तभी से कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र बचा कहाँ है? लोकतंत्र में 2 महीने से किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है और सर्दी में रोज लोग मर रहे हैं और ये मीटिंग दर मीटिंग चाय पार्टी कर रहे हैं। इनके मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री भाषण करते हैं। ठीक है, जवाब ले लीजिए मनोज जी। ठीक, विजय खेरा साहब जवाब दीजिए भाई, आप चाय पार्टी कर रहे हैं? जवाब लीजिए भाई। जिन्होंने जी
कौन है उसके लिए समय भारत के प्रधानमंत्री मनोज के पास यादव नहीं जी, है। हाउडी मोदी करने के लिए दुनिया के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। मनोज जी, आपका ये जोश अच्छा है, ये जोश अपने राजनीतिक मंच पे दिखाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। टीवी चैनल पर इतना जोश ठीक नहीं, आराम से दूसरे की बात भी सुनिए। मनोज जी, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। अरे भैया, ऐसा दर्द अपने पास ही रखिए, सुन लीजिए। मनोज यादव जी, आपको और आपकी पार्टी को किसानों का बहुत दर्द है, लेकिन हर साल किसान लाखों की तादाद में आत्महत्या करता रहा, तब आपका दर्द नहीं छलकता था कहीं? आप उनके घर कभी नहीं गए? 7 साल से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की फसल बीमा का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। आपकी सरकार में लाखों किसान आत्महत्या करता था। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं, आप बड़े जोश से जवाब दे रहे हैं, आप सवाल भी सुनिए। क्यों आप लोग उनके घर नहीं गए? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछे? क्यों किसान आज भी सूदखोरों के चंगुल में फंसा हुआ है? क्यों किसान अभी भी कर्ज में फंसा हुआ है? हमारे नेता आज करके आए थे, ये मोदी जी हैं जो किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए दुनिया की सैर करते हैं, लेकिन दिल्ली में उनके लुटियंस जोन के बगल में लोग बैठे हुए हैं किसान ठंड में, वहां ये नहीं जा रहे हैं। और एक बात बता देना चाहता हूँ, इस देश के किसान का जिसने अपमान किया है वो कभी भी सुखी नहीं रहा है। और मोदी जी अपने वो इसका आपको अच्छा अनुभव है। आपने भी देश के किसानों का शायद अपमान किया था, इसीलिए किसानों ने आपको गद्दी से हटा दिया। क्या ये किसानों को इन्होंने गुना दाम दूंगा, किसानों से इन्होंने वादा किया था कि तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन किसान इनके झांसे में आ गए थे। अब देखिए ना, अब इस देश में दुर्गत क्या हो रही है, पूरे भारत की जीडीपी माइनस में चली गई है, किसानों और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना काल 100 साल बाद ये एक ट्रेजेडी आई है। कोरोना काल को की आपको याद है? 100 साल में इतनी बड़ी विपत्ति आई थी क्या कभी? देश के आर्थिक हालात खराब है। 13 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों को माफ कर दिया है। रोज एनपीए हो रहा है, रोज पूंजीपति मिल के पैसा लेकर भाग रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं। ठीक है भाई मनोज जी, ठीक है, हो गई बात। अब जगजीवन जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि आपकी पार्टी किसानों के साथ में है, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। पार्टी एकदम शांत पड़ी हुई है। नहीं खड़ी है, हर जिले में किसान भाई के सब लोग लगे हैं और लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, सब चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग शांत नहीं बैठे हैं। लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना अखिलेश जी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। झांसी की तरफ है, कल भी वहीं पर रहे, आज भी है, और आज मीटिंग वहां सुबह चल रही थी। नहीं, झांसी में क्या किसान आंदोलन में शिरकत करने गए हैं क्या? नहीं, झांसी में क्या किसान आंदोलन में शिरकत करने गए हैं क्या? किसान आंदोलन में शिरकत करने गए हैं क्या? आंदोलन कर रहे हैं। किस पे? किस पे? और वहाँ पर भाषण दे रहे थे, तो हमने नहीं, किस मुद्दे पर बात कर रहे थे? नहीं, किस मुद्दे पर बात कर रहे थे? मुद्दे पर नहीं, नहीं, किसान के आंदोलन पर कर रहे हैं क्या? लेकिन हमारे पास तक, माफ करिएगा, हमारे पास तक खबर नहीं थी ना। मैं आपसे अपडेट ले रहा हूँ। टीवी पता कर लीजिए, टीवी देशाटन करने गए, देशाटन करने जी, देशाटन करने गए हैं, देशाटन करने। जी चलिए वेद प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे विजय खेड़ा साहब से, आप पूछ सकते हैं। विजय खेड़ा साहब अभी कह रहे थे कि वहां पे किसान आंदोलन में नहीं बैठे हैं, वहां पर बिचौलिए बैठे हैं। तो क्या ये जो 9 दौर की वार्ता है वो सरकार ने बिचौलियों से की है? इसे भी बात बता देते हैं। और अगर बिचौलियों से सरकार बात कर रही है तो किसान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तब तो सरकार को अपनी जगह पर रहना चाहिए। सरकार को वहां पर बैठे हुए आंदोलनकारी किसान दिख ही नहीं रहे। जी हाँ खेड़ा साहब, मेरी बात अब सुनिए एक मिनट। लेकिन बिचौलियों का स्वार्थ उसमें है, पीछे से इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को कोई ना कोई फाइनेंस कर रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। आज ही का दिन देख लीजिए, टीवी पे दिखाया गया। पूरा देश जान रहा है कि पूंजीपतियों के बिचौलिया कौन है। आप बोलिए किसानों के बारे में आप बिचौलिया बोलेंगे? बोलिए पहले आप पूरा बोल लीजिए, फिर बोलेंगे आप। नहीं, सत्ता के दम में बैठकर किसानों को आप बिचौलिया बोलेंगे? बिचौलिया तो आप हैं, तो पूंजीपतियों के बिचौलिया दलाली कर रहे हैं आप लोग।
अब बोलिए, ये देश बोलूं अदानी मैं? अंबानी का नहीं है, ये देश किसानों का है, जिन्होंने इस देश के सीने में चीरकर फसल उगाई है और जिसका अन्न खाकर आप बिचौलिया बोल रहे हो। आपको इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि इस देश के किसान को बिचौलिया बोल देंगे? इस देश के किसानों के प्रति आपका सम्मान झलक रहा है। आप लोग अनोखे बयान करके इस देश के किसानों को, नौजवानों को भड़काना चाहते हैं। ठीक है भाई मनोज जी, जवाब ले लीजिए। खेरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। ये बताइए कौन बोल रहे थे पहले, किस पार्टी से? ये मनोज यादव जी हैं। ये मनोज यादव जी हैं, ये राष्ट्रीय सॉरी माफ करिएगा, महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के। मनमोहन सिंह सरकार का जिक्र कर रहे थे। हम इनको याद दिलाएं, पचमढ़ी सम्मेलन में मनमोहन सिंह सरकार अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस की। उस सेशन में उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में डीजल की सब्सिडी बंद कर देना चाहिए। तब उठाया गया था ये प्रश्न, अर्जुन सिंह जी ने कहा था कि फिर किसानों का क्या होगा? तो भी मनमोहन सिंह जी बोले नहीं, इससे कुछ नहीं होता, सब्सिडी तो हटानी होगी हमको किसानों को। तब अर्जुन सिंह के वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। मैं उस मीटिंग में मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो सत्यानाश किया है ना किसानों का, जो सत्यानाश मनमोहन सिंह सरकार ने किया ना, जो बर्बादी की है, समझे, वो 5 साल में संभाल दी है आज मोदी जी ने। अब चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो, चुप रहो, 1 मिनट चुप रहो। आपका चेहरा बात करने का नहीं है। ऐसा उखाड़ के फेंका है किसानों ने आपको सड़क पे कि विरोध में बैठने लायक नहीं छोड़ा। अरे 10% सीटें नहीं ले पाए तुम। कांग्रेस का क्या चेहरा है? पूरे दूर पैमाने पर तेल का दाम में तुमने बर्बाद करके रख दी पूरी की पूरी देश की पूरी इकोनॉमी, और बर्बाद कर दिया किसानों को। तुमको तो बोलने का हक ही नहीं, तुम्हारा चेहरा क्या बात करने का यार? खेरा साहब एक सवाल सुन लीजिए। मनोज यादव जी एक सवाल पूछने दीजिए, ब्रेक पर जाना है भाई। खेरा साहब समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। जहां तक किसानों के हित की बात करोगे वहां तक मोदी सरकार सुनेगी। जब तुम बिचौलियों के हित की बात करोगे बिल्कुल मुंह बंद कर देंगे और बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमारी जो वहां बैठ रहे हैं उनका सुनिए, अभी सुन लीजिए। जो किसान के नकली, अरे जो नेता वहां बने हुए हैं किसानों के, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उनको लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट नहीं मिले थे, 20,000 न टिकैत साहब को मिले थे, न योगेंद्र यादव को मिले थे। ये बने हैं किसानों के नेता। क्या झूठे किसानों के नेता बने हुए हो? क्या किसानों के नेता हैं ये? जमाना जब्त कर करके चले आए। 10,000 किसान नहीं, जिनके पास 10,000 किसान नहीं है, जिनके पास, वो किसानों के नेता बने हुए हैं, जिनकी जमानतें जब्त हो गई। योगेंद्र यादव टिकैत साहब 2 चुनाव लड़ लिए, किसानों ने 10,000 वोट नहीं दिए और किसानों के नेता बन के आके यहाँ बैठ गए। किसानों का नुकसान करने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हो। इसमें बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं। पंजाब का किसान अकेला। साहब मनोज यादव जी, आप दोनों लोगों से अनुरोध है, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पर आएंगे तो पूरा समय देंगे और कुछ सवाल भी हैं, वो सवाल भी समझेंगे। मनोज यादव कह रहे हैं कि हमने जितना किसानों के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। खेरा साहब ये दावा कर रहे हैं जितना 7 साल में काम हुआ उतना 70 साल में काम नहीं हुआ। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि किसान बदहाल क्यों है, किसान फटेहाल क्यों है, किसान परेशान क्यों है, किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान सूदखोरों के जाल में क्यों फंसा हुआ है, किसान बैंकों के कर्ज में क्यों फंसा हुआ है, और किसान अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway,
near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम जगजीवन जी का रुख करेंगे। जगजीवन जी, आप तो लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव जी के साथ में रहे हैं, लंबा संघर्ष किया है। आपकी पार्टी संघर्षों की पार्टी कही जाती है, खास करके विपक्ष की पार्टी कही जाती है, आंदोलन करने के लिए जानी जाती है। तो वो जोश, वो खरोश नहीं दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी तो आंदोलन के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार वो जोश नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे नहीं है। नहीं नहीं, जगजीवन जी माफ करिएगा, मैं भी समाजवादी पार्टी को लंबे समय से कवर करता रहा हूं और बहुत कवर किया है। बहुत मुलायम सिंह जी तो हजरतगंज में धरने पर बैठ जाया करते थे। निकले हुए हैं प्रोग्राम में, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, देखिए वो आपको पता चल जाएगा। नहीं, मैं आपको फिर क्रेडिट दे नहीं, मैं आपको फिर क्रेडिट दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि आपकी पार्टी आंदोलन की पार्टी जानी जाती है, विपक्ष की पार्टी जानी जाती है, आंदोलन करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। हर जिले में लोग लगे हुए आंदोलन में इस बार, लेकिन करके ऐसे आंदोलन नहीं। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने धान का रेट क्या तय किया। कोई धान खरीदने नहीं जा रहा है। प्रति साल में बोरे बोरे लगे हुए हैं। हमारा खुद धान है जो 3 ट्रैक्टर था, वो भी नहीं लिया जा रहा है। कोई एक धान लेने तैयार नहीं है। कैसे उनको पैसे मिला के हमको जो व्यापारी है तो पैसे वो ले लेंगे धान जी। ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं कि ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हैं कि आपकी पार्टी आंदोलन कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है और ये पर्याप्त आंदोलन है। आप संतुष्ट हैं इससे? आंदोलन करेंगे। ठीक है, ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है वेद प्रकाश जी। देखिए जी, हम ये एक जी ठीक है जगजीवन जी आएंगे जी, एक मिनट। सारे जानवर पड़े हुए हैं, उनको जानवर बांधने तक की कहीं व्यवस्था नहीं। सब लोग अपना खेत रखावे या कि अपना काम करें, कैसे करें? नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन अभी तो किसान आंदोलन की बात चली। ठीक है वेद प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी कर रही है, वो पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है, आंदोलन कर रही है। देखिए, ऐसा है कि कहीं कोई नहीं, न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस पार्टी जी, ये लोग तो केवल हम लोगों के पीछे छुप करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं जी। अगर इन्होंने ही कुछ किया होता, कांग्रेस पार्टी ने अगर किसानों के लिए कुछ किया होता, तो सारी सरकारों की मंशा रही कि कहीं किसान मजबूत न हो जाए। ये एक पॉलिसी चली सरकार की और धीरे धीरे करके उस पॉलिसी ने ऐसा स्थान बना लिया कि आज भी वही नौबत है। बताइए भाई मनोज जी, वो तो वेद प्रकाश जी आप ही पर आरोप लगा रहे कि आपकी मंशा ही नहीं थी कि किसान कभी तरक्की करे, क्योंकि वो छोटा होता है, मजदूर होता है। वो इस देश में, भाई मैं तो कहता हूँ, इस देश की जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में चंद लोगों की हाथों में जमीनें थी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके हमने इस देश में किसानों को, जो आम तबके के लोग थे, पिछड़े गरीब, उन लोगों को जमीनें दिया। मनोज यादव जी, जी सुनिए भाई मनोज यादव जी,
आप इतिहास मत बताइए, इतिहास हमने पढ़ा है और सभी प्रबुद्ध जितने लोग हैं सबने पढ़ा है। आप ये बताइए, वेद प्रकाश जी सीधा आरोप लगा रहे हैं आपने उनकी कोई मदद नहीं की, इसीलिए किसान आज भी फटे हाल है। और मैं जानता हूं कि कांग्रेस ने इस देश में खुशहाली और तरक्की के रास्ते को अख्तियार करके इस देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग, हरित क्रांति, दूध क्रांति, तमाम सुविधाएं देकर इस देश के किसानों को मजबूत करने का काम किया। ठीक है, और मैं ठीक है, जवाब ले लीजिए वेद प्रकाश जी। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए वेद प्रकाश जी। यादव जी, आप जो बात कह रहे हैं, अगर कांग्रेस ने ही कुछ किया होता, यही बिल का मसौदा तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। नहीं 2000 वेद प्रकाश जी, वो एक मिनट मनोज यादव जी, मनोज जी एक मिनट रुकिए, आ रहा हूं आपके बात। वो मनोज कह रहे हैं, आ रहा हूं मनोज यादव जी, आपकी बात ही, आप ही की बात रख रहा हूं। मनोज यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति, तमाम तरह की क्रांति करके किसानों की आय बढ़ाया। सारी क्रांतियां अगर कांग्रेस ने की है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की अगर लागू हो गई होती तो आज इस कानून की आवश्यकता इस देश में नहीं पड़ती। 2014 के पहले जब हमने आंदोलन किया था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी हमारे साथ आंदोलन में बैठे थे और हमने उनका स्वागत किया था। तो हमारे इस आंदोलन को राजनीतिक अमली जामा पहनाने के बजाय इसको किसानों का आंदोलन रहने दिया जाए, यही आग्रह हम खेरा जी से भी करते हैं और यही मनोज जी से भी और यही समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि हमारे आंदोलन को हमारे तरीके से चलने दिया जाए। इसको राजनीतिक अमली जामा पहनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है और ना हम राजनीतिक अमली जामा इसको पहनाना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, कृषि मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम किसानों की समस्याओं का समाधान वो करें। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो इस देश के नुमाइंदे हैं, हमने चुन करके वोट दे करके उनको सदन में भेजा है। मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उनसे इसके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ूं। ठीक है, खेरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि जब ये पूरा बोल रहे हैं तब हम बोल रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं तो ये बोले हैं तब तो ठीक है। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे, इसमें सत्यता है कि जमींदारी उन्मूलन की जो कानून बना था वो निश्चित रूप से किसानों के हक में बना था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और उसकी वजह से किसानों को सुधार होने की काफी उम्मीद हो चली थी और उसके बाद किसानों को जो इनके पास जमीनों पे कब्जे थे उनको अधिकार भी दिया गया जमीन का, जो भी सरकारें आई बाद में, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ किसानों की जो दुर्दशा होती है वो 3 कारणों से होती है। या तो वो ओलावृष्टि, बाढ़ वगैरह से उनकी फसल बर्बाद हो जाए। खेरा साहब माफ करिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं आपको। किसान जमींदारी उन्मूलन तो खत्म हो गया, लेकिन अब बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए उनकी जगह पे। अगर था अगर होता, लेकिन बाद में दुर्दशा किसानों की जो मेन हुई 3 कारणों से हुई। एक जो आपने कहा वो फार्म हाउस इसलिए बन गए कि किसानों की फसल, जो छोटे किसान थे, कभी बाढ़ से खराब हो जाती, कभी ओलावृष्टि से, कभी पाला पड़ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। और ये हिंदुस्तान में 60% जगहों पे तो ये होता ही रहता है। पंजाब रिच है, नदियों हैं, नहरें हैं, बहुत अच्छा जगह है, पर उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह ये दुर्दशा होती रही किसानों की। इस दुर्दशा के कारण किसान खड़ा नहीं हो पाया, उसे कर्जा ले जाना पड़ जाता था। उस कर्जे के कारण साहूकारों ने जमीनें कब्जा कर करके फार्म हाउस बना लिए, जो आप बता रहे, तो वो किसान से बदतर हालत में होता गया। अब किसानों की इंश्योरेंस फसलों का पहली बार कारगर कार्यक्रम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा ठीक है, खेरा साहब आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि किसानों से कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, वो किसान कह रहे हैं, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम कोर्ट क्यों जाएं, हमने तो आपको चुना है, आप हमको न्याय दीजिए। नहीं आज मंत्री जी ने नहीं आज मंत्री जी ने कहा यह बात। उस सुनवाई में बातचीत होगी, अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम बंधे हुए हैं और हम सभी लोग बंधे हुए हैं। सरकार तो बंधी ही रहेगी हमेशा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी। ये बताइए भाई वेद प्रकाश जी, आप सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, आप तो कह रहे हैं कि हमने सरकार चुनी है। आप खेरा साहब, आप अपनी जानकारी ठीक कीजिए। थोड़ा सा एक आग्रह है आपसे कि आज कृषि मंत्री जी ने बाकायदा बैठक के दौरान ये कहा कि आप 11 तारीख की होने वाली सुनवाई के पहले आप लोग चलिए और वहां पार्टी बनिए, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, जिसको हम लोगों ने सीधे तौर पर मना कर दिया है
हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो निर्णय आएगा उसको सहर्ष गले लगाएंगे, लेकिन हम तो आपसे अपना हक मांगने आए हैं। हमने आपको चुन करके सरकार में बैठाला है। हमारी समस्या का समाधान देश के प्रधानमंत्री जी करें और कृषि मंत्री जी करें। हम सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई निर्णय आ जाएगा तो उसका सम्मान करेंगे, लेकिन हम आप लोगों से बगैर फैसला लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। हम आपके दरवाजे पर, आपकी चौखट पर बैठे रहेंगे जिस तरीके की सलूक हो रहा है। और आप लोग ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि वहां बिचौलिए हैं, फंडिंग कहां से हो रही है। ये वही किसान है जो कोरोना काल में भी पूरे देश को खिलाता रहा, और आज अगर हम धरने पर बैठे हैं और हमें लोग मदद करके भोजन पहुंचा रहे हैं तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आपको जल्दी जल्दी समस्या का समाधान। खेरा साहब रुकिए, वेद प्रकाश जी से एक सवाल लेना है। वेद प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि लोग आपको राशन सप्लाई कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है, और आप लोग यहाँ पर बिरयानी वाले किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल निराधार है। हमारे साथी जो गांवों में मौजूद हैं, आप आइए आंदोलन के अगल बगल देखिए, वो सब्जी लेकर के आते हैं, दूध लेकर के आते हैं, फल लेकर के आते हैं, रोटी लेकर के आते हैं। तो जो आने वाले लोग हैं आंदोलनकारियों की सेवा में, अगर हमारा भाई घर में बैठा हुआ हमें रोटी भेजता है तो क्या उसको यह कहा जाएगा कि वहां बैठे हुए दलाल है और उनको खाने खिलाने वाला कोई और है? ये तो बहुत गलत बात है। ये तो तरीका ठीक नहीं है। सरकार को और आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। आप हम पर आरोप नाजायज लगाइए। मनोज जी आपके पास जी। हाँ मनोज जी, अपनी बात रख लीजिए जी। बुंदेलखंड का किसान नहीं पहुंचा है। अरे बुंदेलखंड का किसान कैसे पहुंचेगा? अन्न परेशान है। हमसे बात करो, और मुझसे बात करो, मैं जवाब दूंगा जी। गप्पबाजी मत करो, गप्पबाजी मत हाको यहाँ, गप्पबाजी मत हाको यहाँ। 90% किसान बुंदेलखंड का समर्थन में खड़ा हुआ है, समर्थन में खड़ा नहीं है। 95% किसान बुंदेलखंड का बिल के समर्थन में खड़ा हुआ है। आंखें खोल लीजिए आप। 10-25 कांग्रेसियों को छोड़ के एक भी किसान नहीं है। दिल्ली की चारों सरहदों के चारों तरफ किसान आकर बैठा है और पूछ रहा है आपसे कि आपने वादा किया था कि किसानों का हक और सम्मान देंगे, और आज अडानी और अंबानी के हक। अरे अडानी अंबानी तो रहेंगे इसी देश में, इसी देश के हैं। उनका पैसा भी किसानों के हक में लगवा देंगे हम, समझे? लगवा देंगे आप? क्या बात कर रहे हो? पैसा जो है लगाएंगे। हाँ, पार्टी फंड। कॉर्पोरेट दुश्मन नहीं है देश के, इसी देश के वासी हैं वो। फालतू की बातें कर रहे हो। दिल्ली की बिजली किसने बेची अनिल अंबानी को? कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी के समय में। बात सुनिए, दिल्ली की बिजली किसने बेची थी? दिल्ली बोर्ड को किसने किया था प्राइवेटाइज? किसने किया प्राइवेटाइज? किसने अनिल अंबानी को बेचा? आज भी अनिल अंबानी के पास है दिल्ली की बिजली, पूरी स्टेट की, पूरे के पूरे जितने सब उसके पास है। क्यों है? नहीं बता पाओगे, नहीं कर सकोगे तुम। किसने बेची बिजली? जवाब दो ना। अरे जवाब दो, दिल्ली बिजली किसने बेची? अब क्या चाहते हैं? कर रहे हो तुम? देश को बेच के आप जाएंगे? हाँ, निजीकरण करेंगे, हम करेंगे निजीकरण करेंगे। अभी बोला इंदिरा के, हमने घोषणा पत्र में बोला निजीकरण करेंगे और करेंगे हम। सुनिए, हम इंदिरा जी के बारे से। खेरा साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। मनोज यादव जी, आपकी बात हो गई तो आप थोड़ा शांत हो जाइए। के अड्डे, भाई भतीजावाद को नौकरी करने के लिए अपने भाइयों को, अपने भतीजों को वो अड्डे नहीं रहने देंगे हम। मिटा देंगे वो अड्डे। जो वहाँ पर अय्याशी के अड्डे थे नेताओं के ना, ये मिटा के रखेंगे हम। एक चीज का निजीकरण कर देंगे। जितनी आपने अय्याशी के अड्डे बनाए थे कांग्रेसी नेताओं के, सब मिटा देंगे। मनोज यादव जी, आप सुनिए। मनोज यादव जी थोड़ा रुकिए, मेरा खेरा साहब से एक सवाल लेना। भाई खेरा साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये है। अरे भाई मनोज जी, आप में जोश बहुत है भाई। मनोज जी एक मिनट रुकिए भाई। आप मनोज जी, खा के पैसे ऐसा सड़क पे किया है, ऐसा सड़क पे किया, ऐतिहासिक। इस देश की आत्मा में है हम, इस देश की आत्मा में। तुमने गांधी का नाम मिटा दिया, तुमने नेहरू का नाम मिटा दिया, तुमने इंदिरा का नाम मिटा दिया। मनोज यादव जी,
खेरा साहब एक सवाल आपसे है मेरा। मनोज जी रुकिए भाई, मनोज जी बात हो गई भाई आपकी। मैं बार बार कह रहा हूं आप इसको राजनीतिक मंच समझ लेते हैं, इसको राजनीतिक मंच मत समझिए, इसको ये चैनल पर डिबेट हो रही है। रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। खेरा साहब सवाल आपसे मेरा ये है कि आप कह रहे हैं कि उद्योगपति भी, अडानी अंबानी भी इस देश के नागरिक हैं, इस बात से मैं एहतराम करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अंबानी की जो आमदनी है वो 450%, 700% तक कैसे बढ़ जाती है, और वो एशिया के सबसे धनवान व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, विश्व के धनवान व्यक्ति में चौथे पांचवें नंबर पर कैसे आ जाते हैं, किसान इतना फटेहाल कैसे रह जाता है, ये इतना गैप कैसे हो जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है आज जी। देखिए हम बताएं, एक जमाने में बिरला यहाँ सबसे ज्यादा रईस थे, एक जमाने में लेकिन बिरला जी ने पूरा योगदान किया था हिंदुस्तान की आजादी में, ये पता होना चाहिए सभी को। जमुनालाल बजाज एक रईस थे, उन्होंने तो अपनी पूरी आजादी मिटा डाली आजादी की लड़ाई में गांधी जी के कहने पे। खेरा साहब मुझे सीधा जवाब चाहिए आपसे। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि इनकी आमदनी 750% कैसे बढ़ती है, किसानों की आमदनी दुगनी कैसे क्यों नहीं होती है? नहीं, इतना लंबा नहीं चलने दूंगा सर, माफ करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग भी तो उद्योगपति थे जिन्होंने भला किया। अब सवाल ये है कि ये उद्योगपति जो हैं, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी कई प्राइवेट लोगों की है, क्योंकि लोगों का भरोसा अगर अंबानी में है तो शेयर उसी के लोग खरीदते हैं। विजय खेरा साहब, टेलीफोन एक सेकंड साहब, विजय खेरा साहब, तो क्या ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं विश्व की कि मुकेश अंबानी विश्व के एशिया के सबसे बड़े रईस आदमी है, तो क्या ये गलत रिपोर्ट आ रही है? उनसे बड़े भी लोग हैं यहाँ पर। अगर का भला हो सकता है बिना किसी नुकसान के, गरीबों का भला हो सकता है, अगर किसानों की खेती दुगनी हो सकती है, अगर आधुनिक हमको मशीनें मिल सकती हैं, नए बीज मिल सकते हैं, नया बाजार ढूंढ सकते हैं, ये बात आपकी ठीक है। ये बात आपकी ठीक है कि पैसा उनके पास में है, पैसा अगर देश में लगे तो वो बिल्कुल ठीक करें आप जी भाई। अंबानी अरे अंबानी ने तो पहले ही कह दिया कि हम कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ये अंबानी ने बोला ना वो फार्म हाउस करेंगे, ना खेती करेंगे, ना फार्म करेंगे, ना कॉर्पोरेट। मनोज यादव जी आप रुकिए भाई, आप लगातार आप ही डिबेट नहीं करेंगे। जगजीवन जी बहुत शांति से बैठे हुए हैं। रुकिए मनोज जी, रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। आप नहीं बोलने के लिए मतलब की बात 5% लोगों के हाथ में 5% लोगों के हाथ में इस देश की 95% संपत्ति भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इस देश के गरीबों, मजदूरों, आम लोग हैं, उनको कैसे पहुंच गए? उनके राज किया है तो कैसे पहुंच गए उनके हाथ में? इसका जिम्मेदार कौन है? 54 साल तो आपने राज किया ना देश पे। 54-55 साल देश पे आपने राज किया, इकलौते राज किया है। जगजीवन जी के पास चलेंगे, रुकिए, आ रहा हूँ आपके पास। मनोज जी रुकिए, आ रहा हूँ भाई, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। चले गए मोदी ने सर नहीं फले फूले भाई, आपके समय में भी सब नहीं फले फूले भाई, आपके समय में भी सब फले फूले हैं। आप ही लोगों ने उनको इतना पुष्पित पल्लवित किया है। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, वो एक दिन में उनकी इतनी संपत्ति नहीं बढ़ गई भाई। जगजीवन जी अब ये बता दीजिए, आपकी पार्टी की अगली रणनीति क्या है? क्या करेगी किसानों के लिए, कैसे करेगी? हमारे पहले किसान को जो पैसा मिलना चाहिए वो दे। पहले किसान को जो 5 साल में 1 रुपया तो 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किस मुंह से बोल रहे हो? किसे हमने नहीं दिया? 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। सम्मान निधि तो हमने दी, 1.5 गुना समर्थन नहीं दे पाया आप, सम्मान निधि नहीं दे पाया आप। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तभी तो आपको सीधा पटका ना जमीन पे लाके किसानों ने। हमें तो नहीं पटका, हम तो द्वारा जीत रहे। यूपी में जो निर्माण किया अखिलेश जी ने कहा था, उसी को जाया गया तो आपके लोग उससे फर्क कर रहे हैं। वो आप लोग कुछ किया, कुछ बनाया? क्या निर्माण किया? धान का मूल्य आप तय कर, धान का मूल्य आप तय कर। आपको पता है, आपको पता है 250 लाख टन धान है सरकार ने खरीदा है। अब है किस दुनिया में सरप्लस धान खरीदा है? आज तक कभी खरीदा नहीं गया इतिहास में।
इतिहास में नहीं खरीदा गया। दूध की मशीन हो गया ऐसी बात कर रहे हैं, जितना कुल खरीदते उतना तो सरप्लस रखते हैं। आप लोगों का पता है 60 लाख टन चीनी सरप्लस रखते हैं हम, और उन्नत बीज लाएंगे अब की बार तो इससे भी ज्यादा पैदा करेंगे। मिला है आप कुछ भी उतार नहीं कर पा रहे हो, इसको दिखा दो बस, इससे क्या मतलब है? ठीक है जगजीवन जी, ठीक है जगजीवन जी। वेद प्रकाश जी, आपकी अगली ठीक है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था आरव खेरा साहब जी कि जैसे जब ये बात हो रही कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, और इस बिल के बाद तो बहुत जल्दी से होगी दोगुनी, लेकिन कई बार मैंने आग्रह किया सरकार के जो हमारे साथी यहां आए और सरकार से, उनसे हमने जानना चाहा कि आखिर सरकार ने प्रति किसान प्रति माह या प्रति वर्ष कितनी आय तय की है जिसको वो दूना कर रहे हैं। जब किसान की आय ही नहीं जस्टिफाई हो पा रही है तो दूना आप किस चीज को कर रहे हैं। और रही बात जो कांग्रेस के और ये सब लोग कह रहे हैं, आपने अगर ये पोजीशन न की होती तो देश में जो पैसे वाले थे वो और पैसे वाले हो गए, और किसान की हालत इतनी खराब हो गई है कि किसान के पास फटे हाल हम घूम रहे हैं सड़क पर, हमारे पास दो पैसे नहीं है, और आपके जो पूंजीपति हैं वो माला माल हो रहे हैं। और हमको ये समझाया जा रहा है कि आप चिंता मत करो, कृषि कानून लागू हो जाएंगे तो आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। क्या किसान को बिल्कुल मूर्ख समझ लिया गया है? आखिर 70 साल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, किसानों की माली हालत में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? आप तीनों लोगों से ये मेरा प्रश्न है, सपा से भी और भाजपा से भी और कांग्रेस से। मनोज जी बताइए भाई, 70 साल में ये तकदीर और तस्वीर क्यों नहीं बदली? 1 कुंटल अनाज होता था बीघे में, वहां पर 10 कुंटल 15 कुंटल अनाज हो रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोरा नहीं उपलब्ध करा पा रही है इस देश में। और मैं कहना चाहता हूँ कि अरे कपड़ा पहना पाए उनको, मकान दे पाए उनको, कपड़ा पहना सके उनको, फटे हाल रखा है, दो टाइम की रोटी दे पाए किसानों के 60 साल में। किसानों के बच्चों स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की जो आज आप हमारे साथ बैठ के आंसू बहा रहे हैं किसानों के आंसू बहा रहे हैं कि साहब अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट अगर आपने लागू कर दी होती तो आज के दिन ये रोना नहीं होता, जो आप मेरी मदद करने पे आमादा होते और भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ ये 3 नए कानून ले आती। आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया, और उसको बनाने के बाद आप लोगों ने उसको अपने डिब्बे में बंद रखा? आप पहले इसका जवाब दीजिए हमको। समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, किसानों के लिए एक ऐसी योजना बनाई हो जिस योजना के तहत किसान को कोई लाभ मिल रहा हो। रही थी बात जो बिजली में हमें अनुदान मिलता था, वर्तमान सरकार ने उस अनुदान को भी समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या हमें नहीं करना चाहिए कुछ? खेरा साहब, सवाल यह है, वेद प्रकाश शास्त्री जी कह रहे हैं कांग्रेस तो खाली ऐलान करती थी कि हम सब्सिडी खत्म कर देंगे, आपने तो खत्म ही कर दिया। डीजल की बात थी, डीजल पे सब्सिडी है। सुनिए, कांग्रेस ने तो क्या किया, यहाँ तक बिजली में कि बाहर से, सुनिए, अनाज बाहर से आता, वो सब्सिडी आज 4 महीने हो गए बंद कर दी गई है। जो ट्यूबवेल हमारा 60,000 रुपए में लग जाता था, वो ट्यूबवेल के लिए अब हमारे पास बजट आ रहा है बिजली विभाग द्वारा 2 लाख रुपए के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा इसकी सब्सिडी में जो आपको ट्रांसफार्मर दिया जा रहा था वो ट्रांसफार्मर अब आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पूर्ववर्ती सरकारों में हम जब केसीसी ऋण लेते थे तो हमारी जमीन बंधक नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में हम जब केसीसी ऋण लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जमीन बंधक होती है, और बैंक ये कहता है जब जमीन बंधक का सर्टिफिकेट बैंक में आ जाएगा तब आपको पैसा रिलीज किया जाएगा। ये क्या है बताइए भाई खेरा साहब। केसीसी ऋण पे खेरा साहब, केसीसी ऋण पे खेरा साहब, केसीसी जो हम केसीसी ऋण लेते हैं, फसल ऋण योजना के तहत जो हम किसान केसीसी ऋण लेते हैं उस पे हमारी जमीन बंधक नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान आपकी सरकार में ऐसा कानून बना दिया गया कि अब वो जमीन बंधक किए बगैर बैंक हमें पैसा देने को तैयार नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा खेरा साहब, अब समय समाप्त हो गया, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सवाल मेरा आखिरी आपसे यह है, वेद प्रकाश शास्त्री जी, आपसे सवाल यह है कि आखिर अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? हमारा ये बिल्कुल अंतिम निर्णय है कि हम जब तक अपने
नेताओं के अनुकूल इन बिलों की वापसी नहीं करा देंगे, तब तक हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। एक टेलर हम कल दिखा चुके हैं किसान रैली का पूरे देश में, और 26 तारीख को जो निर्धारित योजना है उसी के अनुरूप हम आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार से हमारा आग्रह है, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि हमारी बात माने, कानून वापस लें और हम लोगों को घर भेजें। विजय खेरा साहब क्या करेंगे अब आप? मैं ये कह रहा हूं, अभी फिर से आप हैं कि ये कानून गरीब किसानों की भलाई करेगा, इसलिए कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन इनको ये समझ लेना चाहिए कि सचमुच का गरीब किसान खेतों से उठ के अगर आ गया तो तुम्हारा डोरा डंडा उठा के फेंक देगा वो किसान आगे गरीब पूरे हिंदुस्तान को अगर आ गया। खेरा साहब, आपकी सरकार में ही जब ये कानून बनाए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में 1200 और 900 रुपए में धान की खरीद हुई है। कौन सा किसानों का भला आप इस बिल के माध्यम से करना बता रहे हैं? ठीक है, कौन सा भला आप कर देंगे? ठीक है, ठीक है भाई खेरा साहब, जल्दी से 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। खेरा साहब 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। हमारी हालत बहुत ठीक थी। समय समाप्त हो गया जी। खेरा साहब फाइनल कमेंट आपका। किसानों के बीच के अंदर अगर ये स्वार्थी आदमी ना होंगे और सीधी बात सरकार और किसानों के बीच में होगी तो समस्या सुलझने में 1 घंटा भी नहीं लगने वाला। आप करेंगे क्या? ये बिचौलिए है क्या, वो बात अलग है। अरे भाई आप करेंगे क्या? ये बिचौलिए है क्या, वो बात अलग है। आप करेंगे क्या? क्योंकि ये समस्या का समाधान क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट का तो वो तो मान्य है, सभी को मान्य है। हम तो ये मान के चल रहे हैं अच्छी तरह से, और हम समझ चुके हैं किसानों का भला है। मनोज यादव जी ठीक है, ये बिल वापस नहीं होने वाला है। मनोज यादव जी ठीक है, खेरा साहब बात हो गई। मनोज जी आपका फाइनल कमेंट, आपकी अगली रणनीति क्या होगी? संसद में मार्शल लगाकर विपक्षी दलों के सांसदों को बाहर फेंकवा कर लागू कराया गया। ये सत्ता के घमंड में चूर है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश का जो धरती का किसान है, जो धरती में सोना उगाता है, तुम्हारा नेता तो भाग जाता है ना, असली समय में नेता भाग जाता है विदेश। दिक्कत ये है हाउस में नहीं था तुम्हारा नेता, तो हमारी क्या गलती है? ठीक है मनोज जी, बात हो गई आपकी। बाबू जगजीवन प्रसाद जी आपका फाइनल कमेंट। मनोज जी बात हो गई आपकी। कौन कहना जाओ आप? मत जाओ। आप क्यों जाएंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट में भी आप हारने वाले हैं। ठीक है भाई खेरा साहब आपकी बात हो गई। मनोज यादव जी आपकी बात भी हो गई, शांत हो जाइए। अब जगजीवन प्रसाद जी जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। आप अब आपकी पार्टी आगे क्या करेगी? आंदोलन चल रहा किसानों का, उसमें आपकी पार्टी, ये जो आंदोलन चल रहा किसानों का, उसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी क्या करेगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बातचीत लगातार हो रही है और लगातार बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर से 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई है और उसी दिन किसान भी अपने संगठनों की बैठक करेगा। उसके बाद 15 तारीख को एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच में बैठक शुरू होगी। अब क्या उस बैठक में कोई निर्णय निकल पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, या ये प्रक्रिया और लंबी चलती रहेगी, क्योंकि किसानों ने कह दिया कि वो मई 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। यानी कि जब तक सरकार का जीवन है, सरकार की अवधि, तब तक वो आंदोलन करने के लिए तैयार है। और सरकार ने भी कह दिया है कि आपको जितना आंदोलन करना है कर लीजिए, हम चुनाव जीत करके आपको दिखा देंगे कि आप वास्तविक किसान नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।